मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो 3 है वो स्टार्ट हो चुका है और हम बेसिकली टर्शियरी एक्टिविटीज़ और जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं बोलते हैं, उनके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट क्लास से या फिर लास्ट वीडियो के अंदर मोस्टली हमने ट्रेड, कॉमर्स एंड टाइप्स ऑफ द ट्रेड, रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, इनके बारे में बात कर ली थी। यहाँ पे हमने मोस्टली जो जितने भी स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, उनके बारे में हम बेसिकली बात कर रहे थे। ये यहाँ तक जो है हमने फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की कि जो मोस्टली कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैसेज और जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बेसिकली जो टेली कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली दूर संचार। ठीक है, तो यानी कि दूर बैठे हुए हम हमारे जो जितने भी आइडियाज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, उसको दूर बैठे हुए हम किस प्रकार से एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं, दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन। तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि मोस्टली हम बेसिकली द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज़ लिंक्ड टू बी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि जो टेली कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में डेवलप किस प्रकार से हुआ है, तो वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के बाद जो है ये संभव हो पाया है। ठीक है, तो दूर संचार यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट, फ़ोन या फिर रेडियो, टेलीविज़न, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली आप सभी जो है आपने इंटरनेट वगैरह या गूगल वगैरह जो है यूज़ किया होगा। आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर जो है अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, मैसेज जो है वो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, भेज सकते हो या फिर प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन है ये अपने आप में इसने काफ़ी रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस बिकॉज ऑफ द स्पीड विच मैसेज आर सेंट। यानी कि हमारे जो जितने भी जो मैसेज भेजने के जो जितने भी तंत्र होते थे, यानी कोई जितने भी आउटपुट्स होते थे उसके अंदर इसने क्रांति ला दी है। तो यहाँ पे हम मोस्टली जो जितने भी हमारे संदेश होते थे उनको जो भेजे जाने की जो गति है, स्पीड है, वो यहाँ पे अभी जो है काफ़ी जो है इंक्रीज हो गई है। तो उसके बाद में जो है काफ़ी रिवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिला है। यानी कि अब जो है हम 1 सेकंड के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कुछ भी मैसेज जो है वो भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है इसने रिवॉल्यूशन ला दिया है हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि हमें टेलीकम्युनिकेशन को जब हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जैसे आपने वेरियस टाइप की जो है इंटरनेट की जो है सुविधाएं प्राप्त करी होंगी। जैसे आपके पास किसी भी कंपनी की कोई सिम है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो आप जो है इन कंपनियों को क्या करते हो, पे करते हो, उसके बाद में आपका रिचार्ज होता है और आप जो है मैसेज जो है वो डिलीवर या फिर रिसीव कर सकते हो। तो ये अपने आप में क्या, सर्विस सेक्टर का ही एक पार्ट माना जाता है। द टाइम्स रिड्यूस्ड इज़ फ्रॉम वीक टू मिनट। यानी कि जो जितना भी टाइम पहले लगता था सप्ताहों का, ठीक है, वो अब अपने आप में मिनटों में घट चुका है। पहले हमें एक संदेश भेजने के लिए काफ़ी जो है महीने लग जाते थे, काफ़ी सप्ताह जो है वो लग जाते थे, बट अभी जो है 1 मिनट के अंदर ही ऑल ओवर वर्ल्ड जो है अपने मैसेज आइडिया जो है वो शेयर कर सकते हैं। So beside the recent advertisement like mobile telephony have made communications direct and instantaneous at any time एंड फ्रॉम एनीवेयर। यानी कि अब जो प्रेजेंट के अंदर हम किसी भी प्रकार का कहीं भी जो है मोबाइल के थ्रू जो है कहीं भी किसी भी समय भी जो है कहीं भी हम अपने मैसेज जो है प्रत्येक रूप से तत्काल रूप से पहुंचा सकते हैं। तो यानी कि हमें अब किसी प्रकार का कोई भी टाइम जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड करने में नहीं लगता है। वहीं पे हम बात करें दी टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ होता है जिसको हम मोस्टली तार बोलते थे, तार सेवा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी कोई टाइम पे। और यहाँ पे हम जैसे और जो बात करें, जैसे मोर्स जो होते थे जिसको हम मोर्स बोलते हैं, मोर्स कोड एंड टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स द पास्ट। यानी कि जितने भी जो ओल्ड जो
अपने आप में अल्टरनेटिव होते थे मैसेज को सेंड करने के, ये अपने आप में एक भूतकाल की बात हो गई, पास्ट की बात हो चुकी है ये सारी। अभी जो है हम बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अपने मैसेज जो है वो कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प द रिले न्यूज़ पिक्चर्स एंड टेलीफोन्स कॉल टू वेस्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हैंस दे आर टर्म्ड एज मास मीडिया। तो इसको क्या बोला जाता है? मास मीडिया बोला जाता है। और हम बेसिकली क्या करते हैं, रेडियो और जो दूरदर्शन होता था वहाँ पे समाचार जितने भी होते हैं चित्र के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम दूरभाष कालों को विश्व में किसी भी श्रोताओं को प्रसारण करने और उन्हें जो है हम मोस्टली क्या मानते हैं, मास मीडिया का पार्ट मानते हैं। रेडियो, टेलीविज़न या फिर पिक्चर्स हो गया, टेलीफोन हो गया, ये अपने आप में किसके, मास मीडिया के माध्यम माने जाते हैं। इनके थ्रू जो है हम एक जगह से दूसरे स्थान पे जो है हमारे जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो हमारे श्रोताओं तक जो है वो मोस्टली पहुंचाने का काम करते हैं। सो दे आर वाइटल फ्रॉम दी एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जो मास मीडिया का जो यूटिलाइज होता था वो मोस्टली एड्स जो आते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो है इनका, और इंटरटेनमेंट के लिए इनका जो है उपयोग होता है। यानी कि जो मोस्टली हमारा जो मास मीडिया है वो विज्ञापनों के लिए और मनोरंजन के लिए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर वाइटल माना जाता है। मास मीडिया के अंदर आपने देखा होगा, आप जब भी रेडियो सुनते हो तो उसके ऊपर ऐड आते हैं कि ये फली चीज़ है, ये खरीद लो। इसके ऊपर जो है वेरियस टाइप के जो है एड्स आपको देखने को मिलते हैं, ज़मीनों के या फिर किसी भी ब्रांड के, जैसे आपको क्रीम पाउडर, जितने भी जो है जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एड्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही टेलीविज़न के ऊपर तो जो मास मीडिया होता है वो अपने आप में एड्स के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। वहीं पे बात करें हम न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर आर दी एबल टू कवर इवेंट इन ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, विश्व के सभी कोनों में जितनी भी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको मोस्टली ये कवर करते हैं। तो आपने जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको देश दुनिया की जितनी भी खबरें होती हैं वो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो न्यूज़पेपर जो है अपने आप में इवेंट्स को कवर करता है, ठीक है, वो कहीं वर्ल्ड में कहीं भी घटती हो। वहीं पे हम बात करते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, रिले इन्फॉर्मेशंस ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। यानी कि जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे पृथ्वी और अंतरिक्ष से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनको प्रसारण करता है, उनको हमें दिखाता है, ठीक है। एंड इंटरनेट हैज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जो इंटरनेट है जिसके थ्रू हम ऑल ओवर वर्ल्ड जो है प्रेजेंट में कहीं भी हमारी इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, इसने वास्तव में ही पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में क्रांति ला दी है। तो ये जो इंटरनेट है, आप जैसे अब आज भी कहीं भी आपको यदि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। ये काफ़ी जो है अपने आप में रिवोल्यूशन हुआ है कुछ सालों के अंदर। पहले के जो जितने भी लोग होते थे उनके पास इस प्रकार की कोई मशीनरी नहीं थी, एआई नहीं था, ठीक है, फ़ोन वगैरह जितने भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो नहीं थे। तो वो मैसेज जो है चिट्ठी पत्री के द्वारा जो है या फिर डायरेक्ट जाकर जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करते थे। बट प्रेजेंट में इंटरनेट ने ये फैसिलिटी जो है हमारे लिए प्रोवाइड करवाई है, जिसके थ्रू हम ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हमारे मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सर्विसेज। सो सर्विसेज होती क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सर्विसेज ऑक्योर एट मैनी डिफरेंट लेवल। यानी कि जो सर्विसेज होती हैं वो अपने आप में बहुत स्तरों के अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारे जो हैं लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे सम आर गियर्स टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल्स एंड सम टू बोथ इंडस्ट्रीज एंड पीपल। यानी कि यहाँ पे जितने भी उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कुछ सेवाएं उद्योगों को जो है चलाती हैं। जैसे हम बात करें कुछ, जैसे इंडस्ट्री हमने लगाई तो वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो हमारी जो कुछ सेवाएं होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी चलाती हैं, ये आपको ध्यान करना है। कुछ लोगों को भी चलाती हैं और कुछ उद्योगों और लोगों को दोनों को चलाती हैं। कौन, हमारी जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं उद्योगों को भी चलाती हैं और कुछ लोगों को भी चलाती हैं। लाइक द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अपने आप में क्या है, एक सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है।
वहीं पे हम बात करें कुछ जो लो ऑर्डर सर्विसेज होती हैं, जो निम्न स्तर की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे मैं बात करूं ग्रोसरी शॉप, जो आपकी किराना की शॉप होती है, वो अपने आप में क्या है, लो ऑर्डर सर्विसेज है, निम्न स्तर की सर्विसेज है। लॉन्ड्री वाला जो हो गया, आपके कपड़े वगैरह जो साफ करता है, धोबी घाट वाला जो होता है, वो अपने आप में क्या है, लो ऑर्डर सर्विसेज है, क्योंकि वो फिजिकल मेहनत करते हैं। आर मोर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड्स देन हाई ऑर्डर सर्विसेज और मोर स्पेशलाइज्ड वन लाइक दोज ऑफ द अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन। वहीं पे हम बात करें, जैसे एक तो होती हैं लो ऑर्डर सर्विसेज, जो निम्न स्तर की होती है, वहाँ पे हमें कम पे करना होता है। वहीं पे मैं बात करूँ कुछ हाई ऑर्डर सर्विसेज, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड लोगों को ही जो है उन्हीं से जो है हम सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, लाइक अकाउंटेंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, फिजिशियन हो गया। तो ये अपने आप में क्या है, स्किल्ड लेबर जो है इसके अंदर इंगेज रहती है, और इनको हाई ऑर्डर जो है वो सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इसको जो मोस्टली जो है अपने आप में विशिष्टीकृत सेवाओं भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या लगता है, अधिक सामान्य और विस्तृत सेवाएं इनको माना जा सकता है, किनको, हाई ऑर्डर सर्विसेज को। तो यहाँ पे हम सर्विसेज को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, लो ऑर्डर सर्विसेज जिनके अंदर हमें कम जो है पे करना होता है, और एक हाई ऑर्डर सर्विसेज जिनके अंदर हमें ज़्यादा पे करना होता है। ये अपने आप में काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, यानी कि कुछ विशेष लोग ही इसमें काम करते हैं, लाइक फिजिशियन, कंसल्टेंट एंड अकाउंटेंट। वहीं पे हम बात करें, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम, यानी कि जितनी भी जो सेवाएं होती हैं, वो सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तियों को, उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। यानी कि सर्विसेज किसको मिलती है, जो उसके लिए पे कर सकता है। यानी कि कोई भी इंसान जो पे कर सकता है, वो अपने आप में किसी भी सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, दी गार्डनर, दी लॉन्डरर एंड दी बार्बर टू दी प्राइमरी फिजिकल लेबर, यानी कि ये जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अपने आप में फिजिकल लेबर होते हैं, वो शारीरिक मेहनत करते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ, टीचर्स, लॉयर, फिजिशियन एंड म्यूजिशियन एंड अदर परफॉर्म मेंटल लेबर। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो हैं लेबर पाए जाते हैं। यहाँ पे एक तो फिजिकल, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, ठीक है, एक तो शारीरिक मेहनत करते हैं, और एक जो है मानसिक मेहनत करते हैं, ठीक है, दिमाग खपाते हैं। तो दिमाग खपाने वाले जो है वो टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन और अदर परफॉर्मर होते हैं। वहीं पे शारीरिक जो सारे दिन लेबर के रूप में काम करते हैं, लाइक जो धोबी होता है, वहीं पे हम बात करें जो गार्डनर होता है, माली होता है, नाई होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। वहीं पे जो टीचर, लॉयर, फिजिशियन होते हैं, वो अपने आप में दिमाग से काम करते हैं, मानसिक मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सर्विसेज वो जो है वेरियस टाइप की जो है टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड की जा सकती है। वहीं पे बात करें हम, मैनी सर्विसेज हैव नाउ बीन्स रेगुलेटेड। अब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो परमानेंट जो है रेगुलेट हो चुकी हैं, कुछ परमानेंट जो है नियमित रूप से जो की जाती हैं। मेकिंग एंड मेंटेनिंग्स हाईवेज एंड ब्रिजेज, मेंटेनिंग्स फायर फाइटिंग्स डिपार्टमेंट एंड सप्लाइंग ऑफ supervising education and customer care are among the important services most often supervised and performed by the government and companies। यानी कि कुछ अपने आप में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो नियमित रूप से जो है काम करती हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे जितने भी हाईवेज होते हैं, ठीक है, हाईवेज हो गए, ब्रिज हो गए, और उनको मेंटेन करने का जो काम है, अग्निशामक जो फाइटर जितने भी होते हैं जो अग्नि को बुझाते हैं, उनके काम, उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और सप्लाई जो करते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, वो अपने आप में एजुकेशन, ये जो है कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो नियमित रूप से अपने आप में कुछ कंपनियों या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो यानी कि कुछ जो ऐसी सर्विसेज हैं जो परमानेंट रेगुलेट हो चुकी हैं, इसके अंदर हम मोस्टली जो है हाईवेज, ब्रिज, उनको मेंटेन करना, सुपरवाइज़र करना, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, कस्टमर केयर हो गया, इनको कुछ कंपनियां या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनको हैंडल करती है। ये अपने आप में परमानेंट सर्विसेज बोली जा सकती हैं। वहीं पे बात करें, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, State and union legislation have established corporation to supervise and control the marketing of such services as transport। अब देखो कुछ जो सर्विसेज ऐसी हैं जिनको जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, राज्य सरकार और जितने भी संविधान होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन होता है विधान, ठीक है, तो ये राज्य सरकारें
या फिर जो यूनियन टेरिटरी होती हैं वो जो है उन्होंने कुछ कंपनियों को या कॉरपोरेशन को स्टार्ट किया कंट्रोल करने के लिए कि आप क्या करो, मार्केटिंग का काम करो। किसको कंट्रोल करने के लिए? ट्रांसपोर्ट को, टेलीकम्युनिकेशन को, एनर्जी को, वाटर सप्लाई को, ठीक है। वेरियस टाइप की जो है उन्होंने क्या किया, वो इंस्टीट्यूशन खोले और उनको कंट्रोल करने के लिए परमिशन दी। तो यहाँ पे हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जो राज्य और विधान परिषद जितनी भी होती हैं उन्होंने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, जल आपूर्ति जो है जैसी सेवाओं के विपणन के लिए उन्होंने सुपरवाइजर को जो है नियंत्रित किया और उन्होंने क्या कहा कि उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उनकी उन्होंने स्थापना करी। ठीक है, यानी कि हम जितनी भी जो टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें हैं या फिर सर्विसेज होती हैं वो कुछ तो स्टेट के अंदर काम करती हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। ठीक है, वहीं पे बात करें हम प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो हम बात करें यहाँ पे कुछ प्रोफेशन के आधार पे स्वास्थ्य की देखभाल हो गई यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे प्राइमरी जो हेल्थ केयर हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, लॉ हो गई और मैनेजमेंट हो गया। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में व्यावसायिक सेवाएं हो गई, प्रोफेशनल सर्विसेज इनको हम बोल सकते हैं। हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। द लोकेशंस ऑफ रिक्रिएशनल एंड इंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड ऑन द मार्केट। यानी कि जो हमारा मनोरंजन सिस्टम है, ठीक है, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रिक्रिएशन मोस्टली जो है मनोरंजन करना, जैसे घूमना फिरना कहीं, ठीक है, झूले वगैरह होते हैं या जहाँ पे भी मनोरंजन होता है वो सारा सेक्टर वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो मनोरंजन होता है जहाँ पे आनंद लिया जा सकता है, इस प्रकार की जो जितनी भी सेवाएं होती हैं वो बाजार के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, मार्केट के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे द लोकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्स एंड रेस्टोरेंट माइट फाइंड लोकेशंस विद इन द नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना। सीबीडी जो है इसकी फुल फॉर्म जो है काफ़ी बार पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कोई भी, जैसे ये इतना बड़ा शहर है, इसका जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम? सीबीडी। यानी कि यहाँ पे जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या क्या देखने को मिलते हैं? मल्टीप्लेक्स, जितने भी जो सिनेमा होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और रेस्टोरेंट, जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वो यहाँ पे जो है सेंट्रल पार्ट में ही देखने को मिलते हैं। आप जो किसी भी शहर के अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पे किसी भी सिटी का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे रेस्टोरेंट मोस्ट ऑफ फेमस और मल्टीप्लेक्स, जितने भी सिनेमा होते हैं वो सेंट्रल वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। Where is a golf course would choose a site where land cost are lower than the CBD। और जो हमारा, हम बात करें गोल्फ कोर्स की, जो अपने आप में काफ़ी एक ग्राउंड होता है गोल्फ खेलने के लिए, ठीक है, वो आपने कई मूवीज़ के अंदर देखा भी होगा। तो ये मोस्टली वहाँ पे ओपन होता है जहाँ पे जो लैंड की जो रेट होती है, कॉस्ट होती है, लैंड कॉस्ट, वो अपने आप में CBD से कम हो। यानी कि मोस्टली जो है CBD तो सेंट्रल वाला पार्ट होगा किसी भी शहर का, वहीं पे गोल्फ जो कोर्स होगा वो आउट ऑफ द सिटी होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड कॉस्ट है, जो ज़मीन की रेटें होती है वो काफ़ी लो होती हैं। तो वह यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ जो है वो ये गोल्फ कोर्स देखने को मिलते हैं। तो किसी भी सिटी के आउट साइड जो है मोस्टली जो है गोल्फ कोर्स देखने को मिलते हैं। सो पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू दी पीपल्स टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में जो काम आने वाली जितनी भी सुविधा होती है उनको बनाने के लिए लोगों की व्यक्तिगत सेवाएं जो हैं उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम पर्सनल सर्विसेज बोलते हैं जो डेली लाइफ में काम आती हैं। ठीक है, सो वर्कर्स से माइग्रेंट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड। तो यानी कि यहाँ पे हम बात करें पर्सनल सर्विसेज, जैसे किसी घर के ऊपर साफ़ सफाई हो गया, किसी घर के ऊपर खाना बनाना हो गया, बाल काटने हो गए, तो ये अपने पर्सनल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो ये घर के ऊपर जो है वो भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ, कुछ जो लोग होते हैं वो सिटी के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो जॉब के चक्कर से वो जो है गाँव को छोड़कर जो शहरों के अंदर आ जाते हैं और उन्हीं को जो है छोटे छोटे कामों के अंदर लगाया जाता है और उनको कम पे जो है वो करना होता है। तो उनको पर्सनल सर्विसेज भी बोल सकते हैं कि घर पे जाकर जो है हम उनको क्या करवा सकते हैं? पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो रोजगार की तलाश में जो है ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ लोग जो हैं प्रवास करके या माइग्रेंट करके जो है वो शहरों के अंदर आ जाते हैं और वो अपने आप में काफ़ी अनस्किल्ड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो जो मोची होता है, ठीक है, जो जूते वगैरह बनाते हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज एज दी हाउस कीपर। तो हाउस कीपर एक क्या हो गया? अपने आप में एक डोमेस्टिक सर्विसेज हो गई। कुक हो गया, गार्डनर हो गया, ठीक है, और मोची हो गया, ये अपने आप में क्या है?
ये सारे के सारे जो हैं पर्सनल सर्विसेज या फिर डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। इनको कम ही पे करना होता है और ये अपने आप में अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास किसी प्रकार की कोई भी स्किल नहीं होती है। सो दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर्स इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड, और ये जितने भी जो डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर जितने भी वर्कर इंक्लूड होते हैं ये अपने आप में अनऑर्गेनाइज्ड हैं। गवर्नमेंट के पास इनके किसी प्रकार का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका ना तो किसी प्रकार का इनके कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे और ना ही किसी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनके कोई भी डेटा मिलेंगे। तो ये अपने आप में क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माना जाता है, जो डोमेस्टिक सर्विसेज के नाम से भी जानता है, जिसके अंदर हम मोस्टली जो है हाउस कीपर, जो घर के ऊपर साफ़ सफाई करने वाले आते हैं, कुक हो गया, गार्डनर हो गया, माली जो होते हैं मोस्टली, ठीक है, तो इनको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर शामिल कर सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल इन इंडिया इज़ मुंबई डब्बा वाला। जैसे आपने मुंबई के अंदर जो डब्बा वाला जो है टिफ़िन सेंटर जो है टिफ़िन प्रोवाइड करवाते हैं घर घर जाकर, तो ये आपने यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो। इस प्रकार से एक व्यक्ति जो है अपने इस जो छोटी सी जो ये गाड़ी है इसके ऊपर जो है कुछ टिफ़िन रख के जो है घर घर सप्लाई ये करते हैं। तो ऑल ओवर जो है मुंबई के अंदर ये फैले हुए हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 से 1000 कस्टमर ऑल ओवर द सिटी, यानी कि 1,75,000 लोगों को ये डेली जो है टिफ़िन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अपने आप में अनऑर्गेनाइज्ड है। प्रेजेंट में तो जो है गवर्नमेंट ने इनके लिए जो काफ़ी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन ये अपने आप में जितने भी होते हैं मोची या फिर हाउस कीपर या फिर गार्डनर, तो ये जितने सारे हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम के अंदर आप जो है लिख सकते हो और अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे पीपल इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो लोग हैं उनके बारे में हम मोस्टली बात करेंगे। सो टुडे मोस्ट पीपल्स आर सर्विसेज वर्कर्स, यानी कि अधिकांश जो लोग हैं वो अपने आप में क्या है, सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, सेवा कर्मी अपने आप में माने जाते हैं। सो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज़, यानी कि मोस्टली जो है सभी समाजों के अंदर ये अपने आप में उपलब्ध होती हैं। बट इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज ए हायर परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स इज एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज दी कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्री। अब मोस्टली जो सर्विसेज टर्शियरी जो सेक्टर है वो मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, वो मोस्टली देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे जो उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है लेस देन डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर जो है मोस्टली प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है ना जो वर्कर्स होते हैं या लोग होते हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर ही या टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही जो है वो इंगेज रहते हैं। वहीं पे इंडिया की हम बात करें या फिर एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो पीपल्स हैं या फिर वर्कर्स हैं वो इंगेज्ड हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जो है वो वहाँ पे भी लोग जो हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंगेज होते जा रहे हैं, उनका परसेंटेज जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। द ट्रेंड इन employment in the sector has been increased while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग जो हैं सेवा क्षेत्र के अंदर माने जाते हैं, और कुछ जो है यानी कि यहाँ पे जो है कुछ देशों के अंदर कुछ ये जो आंकड़ा है वो चेंज होता जा रहा है, और वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके जो आंकड़े हैं या फिर जो लेबरर है वो डिक्रीज या धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर जिनको हम सर्विस सेक्टर के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम सेलेक्टेड जो एग्जांपल्स हैं जो सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर के माने जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो पहला जो सेलेक्टेड एग्जांपल है वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म जो है अपने आप में क्या है, टर्शियरी सेक्टर का पार्ट माना जाता है, यानी कि हम घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हमने कोई म्यूज़ियम देखा तो वहाँ पे हम क्या कटवाते हैं, टिकट वगैरह कटवाते हैं, तो ये अपने आप में टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट माना जाता है।
मोस्टली इसमें हम करते क्या है, तो हम घूम के आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे घूमते फिरते हैं तो चीज़ों को खरीदते भी हैं। तो ये अपने आप में सिलेक्टेड एग्जांपल है टर्शरी एक्टिविटीज़ का। सो टूरिज़्म जो है इसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सो टूरिज़्म जो है यानी कि हम मोस्टली इसको पर्यटन बोलते हैं, पर्यटन, घूम के आते हैं जो, ठीक है। तो टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकन द पर्पज ऑफ रिक्रिएशंस रेदर देन बिजनेस। तो यहाँ पे पर्यटन जो यात्रा होती है व्यापार की बजाय अपने आप में रिक्रिएशन या मनोरंजन का साधन माना जाता है। तो मनोरंजन के उद्देश्य से ही इसको किया जाता है। हम घूम के क्यों आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमें खुशी मिले, ठीक है, रिक्रिएशन मनोरंजन हो, इस पर्पज़ से ही जो है हम एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ये अपने आप में जो है बिजनेस के लिए नहीं होता है, ठीक है। इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज़ इन टोटल रजिस्टर जॉब 250 मिलियंस एंड टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं कि सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज़ का ये पार्ट है, कौन सा, टूरिज्म। तो वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा जो है रोज़गार देती है। इसके अंदर जो है हम बात करें रजिस्टर जॉब की, तो यहाँ पे 250 मिलियन जो लोगों को रोज़गार मिलता है और टोटल रेवेन्यू इससे कितना जनरेट होता है, ऑल ओवर जीडीपी का 40%। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टर्शरी सेक्टर का पार्ट माना जा सकता है टूरिज्म। So beside many local persons are employed to provide services like accommodations, meals, transport, entertainment and special soft servings the tourist। यानी कि यहाँ पे जो है कई लोगों को जो है रोज़गार मिलता है। जैसे आप आगरा गए, तो आगरा जाते हो तो आप ट्रांसपोर्ट से जाओगे, बसों से जाओगे, ठीक है, तो उनको आप पे करोगे। उसके बाद में वहाँ पे आगरा आपने टिकट कटवाई, तो वहाँ पे जो है टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट है उसको फ़ायदा हो गया। वहाँ पे जो कोई फेमस चीज़ है, दुकान है, वहाँ पे आप रात को रुकोगे तो होटल को आप क्या करोगे, पे करोगे, ठीक है। वहाँ से कोई चीज़ खरीदी नियर बाई किसी शॉप से, तो वहाँ पे आप पे करोगे। तो यहाँ पे ऑल ओवर बहुत सारे लोगों को जो है टूरिज्म सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड होती है। तो ये अपने आप में कई लोगों को जो है वो जॉब प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे मोस्टली होटल्स बने होते हैं, आवास होते हैं पर्यटकों के लिए, भोजन की सुविधा होती है, परिवहन की सुविधा होती है, इंटरटेनमेंट की सुविधा होती है, और जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ठीक है, उनको भी इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा मिलता है। और अनेक जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनको भी अपने आप में इससे जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलता है, ठीक है। जैसे आप किसी सिटी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे जो टेम्पो वगैरह चलते हैं टूरिस्ट को लेकर ऑल ओवर सिटीज़ के अंदर घुमाते हैं, तो ये अपने आप में उनको भी जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत बड़ा जो है सेक्टर हो गया है टूरिज़्म। सो टूरिज़्म फॉरेस्टर आर द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग एंड द क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी जो पर्यटन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जितने भी उद्योग हैं वो अपने आप में फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योग जो होते हैं उनको भी पोषित करता है। यानी कि जो जितने भी ये टूरिज्म होता है, टूरिज्म अपने आप में कई लोगों को जो है रोज़गार देता है। इसके अंदर रिटेलर भी शामिल होते हैं और छोटी छोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी ग्रोथ ये या फिर क्राफ्ट इंडस्ट्री होती है उनको भी सपोर्ट करते हैं। कौन कौन, टूरिज्म। तो ये आपको ध्यान करना है, टूरिज्म जो है कई लोगों को जॉब देता है। इन सम रीजन्स टूरिज्म इज सीजनल बिकॉज द वेकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द फेवरेबल वेदर कंडीशंस, बट मैनी रीजन अट्रैक्ट विजिटर ऑल द ईयर राउंड। तो यहाँ पे कुछ हमारे इंडिया के अंदर ऐसे रीजन है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ऐसे रीजन है जो सीजनल ओपन होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू जो है ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि वहाँ पे मौसम ख़राब होता है तो वहाँ पे नहीं जा सकते। जैसे हम बात करें, जैसे ही गर्मियाँ इंडिया के अंदर आती हैं तो हम कहाँ घूमने जाते हैं, हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के अंदर घूमने जाते हैं। तो ये अपने आप में एक सीजनल हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पे मोस्टली हम बात करें, जो मोस्टली जो है ऋतु के अकॉर्डिंग जो है लोग पलायन करते हैं और अवकाश की अवधि के अनुकूल ही मौसमी दशाओं पर वो निर्भर करती है उनकी कंडीशन। तो कई प्रदेश जो है पूरे साल भर जो है लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं, वहाँ पे जो है किसी भी टाइम पे जाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो टूरिज़्म है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी जो है वेदर के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो ग्रोथ करता है। और कई जो है ऐसे टूरिज़्म स्पॉट होते हैं वहाँ पे किसी भी साल के अंदर या पूरी साल के अंदर कभी भी जाया जा सकता है। Scattered historical town also attract tourists because of the monuments, heritage site and cultural activities। तो वहाँ पे जो है ना
कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम मोस्टली जो जितने भी फोर्ट वगैरह होते हैं और मोनूमेंट्स होते हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करती है। किसके लिए? टूरिज़्म के लिए। अब मोस्टली हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं जिनके थ्रू जो है टूरिस्ट जितने भी होते हैं उनको बुलाया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे अट्रैक्शन है, आकर्षित करने वाले जो जितने भी कारक होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम बात करें, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया। यहाँ पे टूरिस्ट रीजन, यानी कि वर्ल्ड के अंदर हम मोस्टली जो है टूरिस्ट रीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं पर्यटन प्रदेश, ठीक है। तो पर्यटन प्रदेश कौन कौन से होते हैं? सो दी वार्मर पैलेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दी वर्ल्ड। यानी कि हम बात करें गर्मियों के अंदर, तो यहाँ पे एक तो मेडिटेरेनियन जो सी होता है, जो कोस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है जिसके अंदर मोस्टली गोवा और कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र का जो जितने भी बीचेज होते हैं या फिर जितने भी बीचेज हैं वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे जो है घूमने के लिए आते हैं हर साल। तो एक तो है मेडिटेरेनियन सी कोस्ट और एक है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी जो है लोकप्रिय पर्यटन स्थान जो है माने जाते हैं। और अन्य में हम मोस्टली हम बात करें, अदर इंक्लूड विंटर स्पोर्ट रीजन। कुछ ऐसे जो है टूरिस्ट रीजन है जहाँ पे विंटर स्पोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फाउंड मेनली इन दी माउंटेन्स एरियाज, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? माउंटेन्स एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। एंड वेरियस सैनिक्स लैंडस्केप्स एंड नेचुरल पार्क्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे परिवेश जो मनोहारी जितने भी दृश्य होते हैं, लैंडस्केप होते हैं और कुछ नेशनल पार्क्स भी बने होते हैं, वहाँ पे भी जो है वो टूरिस्ट रीजन शामिल किए जा सकते हैं। उनको जो है टूरिस्ट रीजन के अंदर शामिल किया जा सकता है। विच जो क्या करते हैं, आर दी स्केटर्ड, यानी कि वो अपने आप में क्या करते हैं, पूरे अपने आप में कहीं ना कहीं फैले हुए, अलग अलग जगहों के ऊपर फैले हुए हैं। वहीं पे हिस्टोरिकल टाउन्स जो है वो भी अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि वहाँ पे मोन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ल्ड के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं जो टूरिस्ट रीजन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि पर्यटन प्रदेशों के नाम से, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे एक तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और एक मेडिटेरेनियन कोस्ट शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर मोस्टली जो है माउंटेन स्लोप के ऊपर क्या किया जाता है, स्कीइंग किया जाता है, यानी कि लोग जो है ना एक छोटे से पट्टे के ऊपर चलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कुछ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर, कि वहाँ पे हमें घूम के आएँ और उस जगह को जो है देखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करें ज्योग्राफिकल, कुछ ऐसे अट्रैक्शन जो है पॉइंट होते हैं। जैसे क्लाइमेट जो होती है वो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कि किसी भी जगह की जो अपने आप में वहाँ की क्लाइमेट किस प्रकार की है वो भी लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे मोस्ट पीपल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन्स एक्सपेक्ट टू हैव वार्म, यानी कि जो सबसे पहले हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट सो टूरिस्ट अट्रैक्शन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्लाइमेट लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे मोस्टली जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, जैसे यूरोपियन जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा गर्मी का इंतज़ार करते हैं और गर्म प्रदेशों को सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं रहने के लिए, घूमने के पर्पज़ से, ठीक है। जहाँ पे सनी जो है वेदर पाया जाए और जहाँ पे बीच वगैरह जो है वहाँ पे हॉलीडे जो है वो, यानी कि हॉलीडे के अंदर जो है जाया जाए। मोस्टली कहने का पर्पज़ ये है कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो हमेशा गर्म प्रदेशों में रहना या घूमना पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि जहाँ पे यूरोपीय जो जितने भी देश हैं वहाँ की क्लाइमेट क्या है, अपने आप में ठंडी है, और जो मेडिटेरेनियन जो लैंड है या कोस्ट है वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। और वहाँ पे जो है जो सनसाइन है, सूर्य जो है काफ़ी लंबी टाइम के लिए जो है वो वहाँ पे चमकता है। वहाँ पे रेनफॉल भी जो है वो काफ़ी कम रहता है। इसीलिए जो है यूरोपियन जो लोग हैं वो मोस्टली कहाँ पे अपनी छुट्टियों का मज़ा करने के लिए आते हैं, तो मेडिटेरियन लैंड के ऊपर आते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो
लो रहता है मोर देन लेस देन यूरोप। वहाँ पे यूरोप के अंदर जो है काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे सूर्य भी काफ़ी देर तक चमकता रहता है और वहाँ पे बारिश वगैरह भी नहीं होती। इसी वहीं पे हम बात करें कुछ जो लोग होते हैं जो विंटर सीजन के अंदर या तो घर पे रहते हैं मोस्टली, और या वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। ठीक है, स्कीइंग वाले एरियाज़ के अंदर जहाँ पे मोस्टली सूटेबल जो है क्लाइमेट देखने को मिलती है। सेकंड जो अट्रैक्शन जो पॉइंट मान सकते हैं उसको मान सकते हैं हम लैंडस्केप, यानी कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो कौन सा रिलीफ फीचर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। यानी कि वहाँ पे मोस्टली माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, लेक्स हैं, या फिर सी कोस्ट जो वो किस प्रकार का है, तो वो मोस्टली जो है ये सारी चीज़ें जो है वो लैंडस्केप के अंदर जो है शामिल की जा सकती है। यानी कि जो है कई लोग जो है वो पर्यावरण के प्रति भी जो है वो आकर्षित होते हैं और पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही जो है वो घूमना पसंद करते हैं। तो वहाँ यानी कि मोस्टली जो लोग हैं पहाड़ों में जाना चाहते हैं, झीलों के पास जाना चाहते हैं, वहीं पे कुछ जो है दर्शनीय जो समुद्री तट होते हैं, बीचेज होते हैं, वहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सारे लैंडस्केप को के अंदर जो है शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें हिस्ट्री और आर्ट्स की, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी ओर। द हिस्ट्री एंड आर्ट एन एरियाज हैव पोटेंशियल अट्रैक्शनेस, यानी कि हिस्ट्री और जो आर्ट होती है वो भी अपने आप में लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे मैं बात करूँ, पीपल विजिट एंशियंट एंड पिक्चरस टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि जो मोस्टली लोग हैं ना वो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वो वहाँ पे प्राचीन और जितने भी सुंदर नगर होते हैं, ठीक है, और पुरातन जितने भी प्राचीन जो ठीक है लैंड होते हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल जितनी भी साइट्स होती है वहाँ पे लोग जो है वो जाना पसंद करते हैं और इन्जॉय एक्सप्लोरिंग्स कैस्टल्स पैलेसेस एंड चर्चेज। तो मोस्टली जो है ना सुंदर किलों के अंदर, महलों के अंदर और गिरजाघरों को देखकर वो क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो हिस्ट्री जो है और आर्ट भी क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा मैं बात करूँ कल्चर और इकोनॉमी की, तो दीज अट्रैक्ट टूरिस्ट विद दी पंचनेंट्स ऑफ दी एक्सपीरियंसिंग एथनिक्स एंड लोकल कस्टम्स, यानी कि जो लोगों की जो कुछ स्थानीय रीति रिवाज होते हैं वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं और लोग वहाँ पे जो है जाना पसंद करते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रदेश यानी कि यहाँ पे बिसाइड इफ़ ए रीजन्स प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट ए चीप कॉस्ट इट इज़ द लाइकली बिकम वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम पे पूरा करता है तो वह अत्यंत अपने आप में क्या है, प्रसिद्ध हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। होम स्टे जो है यानी कि लोग जो है घरों के अंदर रहते हैं। होम स्टे हैज़ इमर्ज्ड एज द प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज द हेरिटेज होम्स इन गोवा। जैसे कुछ लोग जो है ना, जैसे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं गोवा के अंदर, तो जो गोवा के स्थानीय जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घर उनको प्रोवाइड करवा देते हैं कुछ रेंट के लिए। ठीक है, तो उसको हम होम स्टे यानी कि पर्सनल जो घर होते हैं उनको रेंट के लिए जो है रेंट पे छोड़ देते हैं टूरिस्टों के लिए। तो यहाँ पे ये अपने आप में प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है माना जाता है। जैसे गोवा के अंदर हेरिटेज होम्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे मेदिकेरे एंड कॉर्ग इन कर्नाटक, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। जैसे घरों में रुकना जो है अपने आप में काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है। जो कुर्गा है, कुर्ग जो है, जैसे हम गोवा के अंदर मेडिकेरे और कुर्ग जो है इसके लिए जो काफ़ी फेमस है। ये जो दो स्थान हैं कर्नाटक के अंदर, और ये जो है हेरिटेज होम्स जो है मोस्टली गोवा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में कल्चर और जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। जैसे हम बात करें मेडिकल सर्विसेज फॉर दी ओवरसीज पोटेंशियल इन इंडिया, पेशेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे भारत में जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो समुद्र पार करके भी इंडिया के अंदर जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंडिया में आए हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जो है वो फेमस देखने को मिलती है। यानी कि इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड में सबसे चीप रेट के ऊपर देखने को मिलती है। सो अबाउट 55,000 पेशेंट फ्रॉम यूएसए विजिट इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि इंडिया से 55,000 लोग आए थे 2005 में, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं है ऐसी। ठीक है, सो दिस इज़ स्टिल ए स्मॉल नंबर कंपेयर्ड विद द मिलियंस ऑफ शुगरीज परफॉर्म्ड ईच ईयर इन दी यूएस। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ से सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत ही अपने आप में क्या, बहुत ही सर्जन, जितने भी सर्जन है ना, तो वहाँ पे इंडिया की जो सर्जन हैं वो काफ़ी अपने आप में वर्ल्ड में। तो यहाँ
पे जो है इंडिया के सर्जन जो है काफ़ी जो है टॉप क्लास के माने जाते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ द मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया है वो अपने आप में इन कुछ सालों के अंदर उभर के आया है टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के अंदर। यानी कि भारत में जो स्वास्थ्य जो अपने आप में पर्यटन है वो कुछ सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उभर के आया है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं लोकेटेड इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि जो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल हैं वो इंडिया के जो मेट्रोपॉलिटन महानगर हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। कैटर दी पेशेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि वो अपने आप में ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग abundant benefits to developing countries like थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देश हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के अंदर, यानी कि थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और इंडिया, इनको टूरिज्म यानी कि जो मेडिकल टूरिज्म होता है उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा मिला है। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इज़ द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के जितने भी चिकित्सा के अतिरिक्त चिकित्सा जो परीक्षण होते हैं और जितने भी आंकड़े होते हैं, आउटसोर्सिंग क्या होता है, हम आउटसोर्स के थ्रू यानी कि बाहर जितना भी सोर्स होता है उसके थ्रू हम हमारा काम करवाएं, तो उसके अंदर भी जो है मोस्टली जो है इंडिया को और जितने भी देश हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, वहीं पे बात करें हॉस्पिटल इन इंडिया, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बात करें हम भारत की, तो यहाँ पे कई जो हॉस्पिटल्स हैं रेंजिंग्स फ्रॉम रीडिंग्स, रेडियोलॉजी, इमेज। तो यहाँ पे मोस्टली कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, रेडियोलॉजी, इमेज, इंटरप्रेटिंग्स, मैग्नेटिक्स रेजोनेंस इमेज, एमआरआई जो है इनकी सुविधाएं जो है देखने को मिलती हैं, एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। तो यहाँ पे जो है ना चीप रेट के ऊपर जो है ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो गए, रेंजिंग एंड रीडिंग से रेडियोलॉजी इमेजेस जो हो गई, इनका जो है यहाँ पे परीक्षण जो होता है अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, वहीं पे आउटसोर्सिंग होल्ड ट्रिमेंडस से एडवांटेज फॉर द पेशेंट। तो यहाँ पे जो है ना गुणवत्ता में सुधार करने के कारण जो है यहाँ पे विशेष सेवाएं जो है उपलब्ध यहाँ पे हो पाती हैं इंडिया के अंदर, कुछ ये नियर बाई जितने भी देश हैं। ठीक है, इफ़ इट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। तो यहाँ पे जो है ना आउटसोर्सिंग के थ्रू जो हम क्या करते हैं, रोगियों के लिए अत्यधिक जो है लाभ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वहीं पे हम मेडिकल टूरिज्म होता क्या है, तो मेडिकल टूरिज्म जो है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा के थ्रू जो चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं इसको, यानी कि चिकित्सा के थ्रू जो है हम पर्यटन उपलब्ध कराते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ द कंबाइंड विद द इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटीज़ इट लेंड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज़ द कॉमनली नोन एज द मेडिकल टूरिज्म। यानी कि जो चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उससे इसको रिलेट किया जाता है, और सामान्यतः चिकित्सा इसको पर्यटन के नाम से जाना जाता है। लोग हमारे इंडिया के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी जो है मेडिकल फैसिलिटी अच्छी जो है वो प्रोवाइड होती है, और इसी को मेडिकल जो है टूरिज्म बोला जाता है। यानी कि मेडिकल पर्पस से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं लोग, उसी को मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की। दोस्तों किसी प्रकार की यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख के बता सकते हो। मैं ये जो क्लासेज हैं काफ़ी रेगुलर जो है वो कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिमिटेड टाइम होने की वजह से मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट जो है वीडियो रिकॉर्ड वगैरह जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।